जेजेके मोडुलो आजकल मेरा फेवरेट मांगा बन चुकी है। मतलब जब भी मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसको मजा ही आ रही है। एक के बाद एक ट्विस्ट हमें फेंक के मारे जा रहे हैं। इवन लास्ट चैप्टर देखने के बाद तो पता चल गया है कि जेजेके फाइनली एंड होने वाला है। यूजी एंड मारू मिलकर बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो उस टॉपिक पे नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे यूजी जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। चाहे वो गोजो हो, चाहे वो सुकुना हो। डाउरा की तो मैं बात भी नहीं करता। और इस बात को लेके कई सारी चीजें पॉइंट की गई है कि यूजी अभी तक करंटली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। बाकी आप अगर जेजेके मोडुलो नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 22 तक जाओ, रीड करो, मजा आ जाएगी। अभी बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। बट उससे पहले 90% लोग वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। हमें जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। और बात करें यूजी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होने की, तो उस पे आप सभी लोग अग्री करने वाले हो। जो अग्री नहीं करते हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। मॉडुलो के अंदर काफी ज्यादा सिचुएशन बेकार चल रही है क्योंकि एलियंस आ चुके हैं। और एलियंस आने के बाद एक अजीब ही हरकत करते हैं। वो बोलते हैं कि जो अर्थ पे कर्स स्पिरिट है, जो कि सबसे बड़ा डेंजर है पूरे अर्थ के लिए, ये उनको अपना भगवान मानते हैं। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ही यही है एलियंस के बीच में, अर्थ के लोगों के बीच में हार्मनी आएगी कैसे जब इनका भगवान ही अलग है। जिसके बाद स्टार्टिंग से ही यूजी को टीच किया जा रहा है कि यूजी कहाँ है, यूजी को बुलाओ, हमें इस सिचुएशन के लिए यूजी को बुलाना पड़ेगा। बट यूजी है कहाँ? पहली बात तो ये कि यूजी जिंदा है। 68 ईयर्स बाद भी लगभग वो 85 to 90 ईयर्स का हो चुका है और अभी भी जिंदा है। मेंशन किया गया है कि वो एज नहीं हो रहा है, उसकी एज रुक चुकी है। और चैप्टर 22 के अंदर हमने देखा कि फाइनली भाई ने बोल भी दिया कि वो 300 साल और जीने वाला है और इस पनिशमेंट को वो और ज्यादा भुगतेगा। देख रहे हो भाई की ऑरा फार्मिंग, 300 साल जीने को पनिशमेंट बोल रहे हैं। बट किया भी क्या जा सकता है? जिस बंदे ने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख लिया हो, उसे ये जिंदगी बड़ी क्यों नहीं लगेगी। यूजी के साथ के सभी लोग मर गए बट यूजी अभी भी जिंदा है। इसका बर्डन ही बहुत ज्यादा भारी होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। यूका डाबरा से लड़ने जा चुकी है, सुरुगी मारू से लड़ रहा है, क्रॉस को गोली लग चुकी है, एलियंस अर्थ पर कैजुअली घूम रहे हैं, ग्रेट प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाया है, सारी जो कर्स स्पिरिट है वो बाहर निकल रही है, अर्थ में फैल रही है, टोक्यो से बाहर निकल के, जापान से बाहर निकल के। तो सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स ऑलरेडी हो चुकी है। जिसपे एंट्री होती है हमारी यूजी इतादोरी की। यूजी इतादोरी आता है और सिर्फ ब्लड पियर्सिंग बोलता है एंड उसको यूज करके कितने सारे लोग को जख्मी कर देता है। और उसका इंटेंशन किसी को मारने का तो होता नहीं है। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि उसे कितना ज्यादा कंट्रोल है अपनी ब्लड पियर्सिंग टेक्निक पर। और यूजी के लिए ये कितना नॉर्मल है वो मैं आपको इस बात से इंडिकेट कर सकता हूँ कि जब भी चोजो ने ब्लड पियर्सिंग यूज की है, हमने मांगा पैनल्स के अंदर एक बहुत ही बोल्ड टेक्स्ट पैनल देखा है इसके लिए कि वो ब्लड पियर्सिंग सुपरनोवा यूज कर रहा है। लेकिन जब सिर्फ यूजी ने इसको यूज किया तो एक प्यारा सा बहुत ही छोटा सा टेक्स्ट पैनल आता है ब्लड पियर्सिंग का, जो कि हमें इसका इम्पैक्ट दिखाता है कि चोसो के लिए ये करना बहुत बड़ी बात है। उसे पूरा करवंजर्स करना पड़ेगा, ब्लड कितना ज्यादा जरूरी है इस टेक्निक में वो भी हमें पता है। अपने चोजो के लिए वो फाइनल मूव ही माना जाता है। लेकिन यूजी अपने विल पे कर रहा है, बहुत आसानी से कर रहा है, जो कि उसकी एक एबिलिटी को दिखाता है कि इस बंदे ने कितना ज्यादा इस चीज को मास्टर कर लिया है। जिसके बाद हम इस बंदे का एटीट्यूड भी देखते हैं। एटीट्यूड कैसा? ना फर्क पड़ने वाला कि ये मैटर ही नहीं करता है, यूजी इतादोरी अब मैटर ही नहीं करता है। और यहीं पे अपना यूजी जो है गोजो को सरपास करता है। वो कैसे? बातों से, अपने एटीट्यूड से, अपनी प्रेजेंस से, कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जिसके बाद हम लोग इसी के इंस्टेंट ही देखते हैं कि एक समोरियन अपने यूजी पे अटैक कर देता है एंड इस अटैक के बल पे अपने यूजी से ब्लैक फ्लैश मारता है। और वो भी सिर्फ अपने विल से, ज्यादा बिना टाइम वेस्ट किए, जिसके लिए खुद यूजी को बहुत साल पहले मेहनत करनी पड़ती थी। बट अभी वो एक नॉर्मल, एक बहुत ही कैजुअल विल पे कंप्लीट कर पा रहा है। और अपने ओस्की ने मार खाते खाते बोला भी था कि इस बंदे का ऑरा मुझे अलग ही फील हो रहा है, ये कल्याण जैसा क्यों फील हो रहा है। बाय द वे यूजी कल्याण नहीं है, उसका ऑरा ही इतना बड़ा है कि जो इनका गॉड है, जो समोरियंस का गॉड है कल्याण, यूजी उस लेवल पे उसकी को फील हो रहा है। और उसकी वो पहला बंदा है जो कि कर्स स्पिरिट को कल्याण बोल रहा था। इसका मतलब ये है कि उसकी बोली बात कितनी ज्यादा रिजेंबल कर सकती है, कितनी ज्यादा इक्विवेलेंट हो सकती है कि समोरियंस का गॉड कल्याण और यूजी का ऑरा या प्रेजेंस दोनों सिमिलर हैं। यूजी गॉड बता दिया गया है भाई। यूजी यहाँ रुकता नहीं है। वो बताता है कि जो फाइट चल रही है, डुअल चल रही है डाबरा यूका के बीच में, मारू और सुरुगी के बीच में, अगर ये सही से नहीं जाती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, तो उस मैच को भी अपना यूजी क्लियर करेगा, साफ करेगा। इसका मतलब वो जान रहा है कि कौन किसको कहाँ कैसे हराना है। उसकी कॉम्बैट स्किल के साथ साथ उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत ज्यादा शार्प हो चुका है। इवन ही हैड नॉलेज अबाउट कल्याण्स, उसे आयो टोडो ने बताया था कल्याण्स के बारे में भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और बहुत बड़ा सीन जिसके थ्रू हम पता चल पाता है कि यूजी अपनी एबिलिटीज पे कितना ज्यादा ट्रेन हो चुका है। यूजी के सामने हजारों लाखों की तादाद में कर्स स्पिरिट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो यूज करता है डिसमेंटल। और यहाँ पे भी डिसमेंटल नॉर्मली ही यूज होता है। जैसा कि मैंने आपको वो कंपैरिजन दिखाया था टेक्स्ट पैनल वाला, कि जब कोई और एक टेक्निक को यूज करता है जिसके लिए मुश्किल होती है, तो टेक्स्ट पैनल थोड़ा बोल्ड आता है, थोड़ा सा भारी आता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये बंदा सच में बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, तब जाके ये चीज को यूज कर पा रहा है। लेकिन यूजी के लिए टेक्स्ट पैनल नॉर्मल्स आते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि हाँ, यूजी जो अभी कर्स टेक्निक या फिर जो भी टेक्निक यूज कर रहा है उसके लिए कितना ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। वो नॉर्मली अपने हैंड जेस्चर करता है और डिसमेंटल के थ्रू
एक ही सिंगल स्ट्राइक के अंदर सारी कर्स स्पिरिट्स मारी जाती हैं, एंड विच इज वेरी बिग इम्पैक्ट। तो तुम मुझे बता दो, क्या ये गोजो और सुकुना कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद अपना यूजी टेलीपोर्ट होता है डायरेक्टली सबमरीन के शिप के अंदर, जहाँ पे उसे अपना मारू मिलता है। मारू की टेक्निक से वो टेलीपोर्ट होके आया होता है, एंड बंदे को कोई सरप्राइज ही नहीं है, मतलब उसे जगह का सरप्राइज है, उसे टेलीपोर्ट होने का सरप्राइज नहीं है। और उसके अंदर कोई गर्ज नहीं है, उसके अंदर कोई जो है एनिमी वाली इंस्टिंक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो मारू को भी एज अ नॉर्मल देख रहा है, उसके प्लान्स को भी सुन रहा है, वो जान रहा है कि हारमनी अभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मारू की वजह से हो सकती है, तो मारू करेगा, इसमें मैं उसका सपोर्ट करूंगा, उसमें उसे भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जिसके बाद वो माहितो से मिलता है, एंड वहां पे भी एकदम कैजुअल रिएक्शन उसका आता है। वरना जो बंदा आखिरी टाइम जिसने माहितो को देखा था, उसका खून का प्यासा था, इतने सालों बाद उसका खून खोलना बंद थोड़ी हो जाएगा। लेकिन अभी यूजी काफी ज्यादा मैच्योर है, काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा नोएबल है कि वो चीजों को जानता है, और अब ये चीजें उसको सरप्राइज नहीं करती हैं। फाइनली इसके बाद हमें यूजी वर्सेस माहितो अगेन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही एपिक बैटल है। शॉर्ट तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन एपिक मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि माहितो जो है आसपास के सोल्स को यूज करता है यूजी पे अटैक करने के लिए, क्योंकि वो सोल वाली जगह पर है, वो अपनी पावर्स को टेक्निक को यूज कर पा रहा है। बट यूजी अपने हुडी से अपना हाथ ही नहीं निकालता और माहितो को हरा देता है। उसने डिसमेंटल इतने लेवल पे ट्रेन कर लिया है, इतने ज्यादा लेवल पे उस पर महारत हासिल कर ली है कि आसपास की एक एक चीज डिसमेंटल हो जाती है, और इस बंदे का हाथ बाहर तक नहीं निकलता। वो अपनी टेक्निक को यूज करने के लिए हैंड चैंट्स भी नहीं कर रहा है, जो कि जापानीज में या फिर टेक्निक को यूज करते समय जरूरी होती है कि आप हैंड चैंटिंग करते हैं। नारुतो में ये चीज करने के लिए कई लोग तो 2-2 दिन ले लेते हैं भाई, बट यूजी के लिए ये कितना ज्यादा सिंपल है, कितना ज्यादा इजी है, एंड वो माहितो से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हमें से पता चलता है। हम जानते हैं कि जेजेके के अंदर अभी करंटली गोजो बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड गोजो जोगो को कहता है कि तुम कितने कमजोर हो। ये उसकी एरोगेंस, उसका ईगो नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि गोजो सच में कितना पावरफुल है। एंड सेम हियर फॉर यूजी। यूजी माहितो के सामने खड़ा होकर बोलता है कि क्या तुम पहले से इतने वीक थे? मतलब तुम तो और वीक हो चुके हो, कमजोर ही हो चुके हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। और पहले की बात अगर बात करें, यूजी सिर्फ सुकुना की वजह से बचा हुआ था, वरना यूजी सच में मारा जाता। माहितो ने उसे कितनी बार टच कर लिया था, बस सुकुना की वजह से वो उसके सोल को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। बट अभी सिचुएशन अलग थी, यूजी मारा जाता, बट अभी यूजी इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये चीज उस पर काम ही नहीं करती। वो माहितो की कुछ सेकंड्स के अंदर बैंड में जाके रख देता है। तो यूजी ने एक गॉड लेवल का ऑरा अचीव कर भी लिया है, और डिसमेंटल को सुकुना से बेटर यूज कर रहा है। तो ही इज कंट्री पावरफुल देन सुकुना एंड गोजो। बंदा अभी 300 साल और जीने वाला है, कुछ भी कैसी भी सिचुएशन हुई। इसके बाद यूजी जो है अपनी चीजों को एनालाइज भी करना जानता है, वो प्लानिंग प्लॉटिंग भी करना जानता है। वो मारू को कई सारी चीजें समझाता है, और ये समझाता है कि हम करने जो वाले हैं वो गलत है, लेकिन वो करेगा कि इसकी वजह से कई लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। वो मारू के साथ हार्मनी करने वाला है, जिसकी वजह से सबमरीन्स और अर्थ के लोगों की कर्स एनर्जी जाएगी और वो नॉर्मल ह्यूमंस बनेंगे। तो अपने जो गोजो का सपना था काइंड ऑफ, उसे यूजी पूरा करने वाला है। पूरा जुत्सु काइसेन खत्म होने वाला है। जुत्सु काइसेन कर्स स्पिरिट कर्स एनर्जी की वजह से चालू हुआ था, एंड वही कर्स एनर्जी कर्स स्पिरिट खत्म होने वाली है, एंड जुत्सु काइसेन भी। यूजी ने हमें ऑरा फार्मिंग करके दिखा दी, यूजी ने हर एक टेक्निक को उसके पीक पे हमें यूज करके दिखा दिया, और यूजी ने अभी तक लड़ाई ही नहीं की है। इस बंदे का अभी तक हुडी पे हाथ ही बाहर नहीं निकला है, उसके चेहरे से हुडी तक नहीं हटी है। तो ये सारी चीजें यूजी के लिए कितनी ज्यादा ईज है, ये हम आसानी से जान पाते हैं। और ये सारी बातों से सिर्फ मुझे यही लगता है कि यूजी इज नाउ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन, इवन गोजो एंड सुकुना। बाकी आप क्या कहते हो इसके ऊपर, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इवन आपके पास कोई थ्योरी है चैप्टर 22 से रिलेटेड तो वो भी कमेंट करना। मैं यहाँ पे कुछ एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, जिसके अंदर मैं जो है 2-3 थ्योरीज के बारे में बात करूँ, जो कि आगे चैप्टर 22 में होने वाली हैं, एंड 1-2 थ्योरीज मुझे मिल भी गई हैं, बट हाँ देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।